चलिए आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने भारत और ब्रिटिश साम्राज्य के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 1857 के महान विद्रोह की। ये सिर्फ एक सैनिक बगावत नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐसी ज्वाला थी जिसने औपनिवेशिक शासन की नींव तक हिला दी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 1857 में हुआ क्या था? ये विद्रोह इतनी तेजी से क्यों भड़का और इसके नतीजे इतने दूर तक क्यों महसूस किए गए? चलिए इस पूरी कहानी को एक एक करके परत दर परत समझते हैं। सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि 1857 का विद्रोह कोई एक दिन में नहीं हुआ था। ये तो दशकों से जमा हो रहे गुस्से और शिकायतों का नतीजा था। तो आइए पहले उन वजहों को जानते हैं जो धीरे धीरे इस बड़ी आग का कारण बनी। शुरुआत करते हैं राजनीतिक वजहों से। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां थीं, जिसका सीधा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे कंपनी हड़प लेगी। इसी तरह की दूसरी पॉलिसीज ने भारतीय शासकों में एक डर और अविश्वास का माहौल बना दिया था। एक के बाद एक राज्य जैसे अवध, पंजाब, सिंध सब पर कब्जा किया जा रहा था। और तो और जो मुगल बादशाह थे, भले ही नाम के शासक थे, उनका भी सरेआम अपमान हो रहा था। इससे जो पुराने शासक और अमीर वर्ग थे वो अपनी इज्जत और ताकत दोनों खो रहे थे। इसके साथ साथ आर्थिक तौर पर तो जैसे कमर ही तोड़ दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जमीन से टैक्स वसूलने की नीतियों ने किसानों को बर्बाद कर दिया था। भारत के अपने व्यापार, अपने हस्तशिल्प को जानबूझकर खत्म किया गया ताकि इंग्लैंड में बना सामान यहां बिक सके। अवध जैसे इलाकों में तो तालुकदारों यानी बड़े जमींदारों से उनकी जमीनें तक छीन ली गईं। इस पूरी उथल-पुथल में बेचारे कारीगर और किसान वो बुरी तरह पिस रहे थे। बात सिर्फ जमीन और पैसे की नहीं थी। अंग्रेजों ने सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया था। अब देखिए, सती प्रथा पर रोक या विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून भले ही समाज सुधार के लिए थे, लेकिन उस वक्त के लोगों ने इसे अपनी परंपराओं पर हमला समझा। ऊपर से ईसाई मिशनरियों का प्रचार और 1850 का वो कानून जिसने धर्म बदलने वालों को भी पैतृक संपत्ति का हक दे दिया, इन सब ने लोगों के मन में ये डर बिठा दिया कि उनका धर्म खतरे में है। और फिर थी सेना, जिसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। भारतीय सिपाही जो असल में वर्दी में किसान ही तो थे, वो कम पगार, भेदभाव और प्रमोशन न मिलने से परेशान थे। फिर एक नया कानून आया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसने सिपाहियों को समंदर पार जाकर लड़ने पर मजबूर कर दिया, जो उस वक्त धर्म के खिलाफ माना जाता था। और रही सही कसर, आटे में हड्डी का चूरा मिले होने जैसी अफवाहों ने पूरी कर दी। तो माहौल अब पूरी तरह से तैयार था। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य, हर तरफ जैसे बारूद बिछा हुआ था। अब बस एक चिंगारी की देर थी जो इस पूरे ढेर में आग लगा देती। और वो चिंगारी बनी नई एनफील्ड राइफल। हुआ ये कि इस राइफल के कारतूसों पर एक चिकना कागज लगा होता था, जिसे बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और देखते ही देखते ये अफवाह फैल गई कि इस पर लगी चिकनाई गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। सोचिए, ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिपाहियों के धर्म पर एक सीधा हमला था। प्रशासन ने भी इन अफवाहों को रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया और सिपाहियों का शक यकीन में बदल गया। इसके बाद जो हुआ वो बिजली की तेजी से हुआ। फरवरी में बैरकपुर में सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया, जिससे गुस्सा और भड़क गया। फिर आया 9 मई का दिन, जब मेरठ में 85 सिपाहियों को सरेआम बेइज्जत करके जेल में डाल दिया गया। बस यही वो पल था जब सब्र का बांध टूट गया। अगले ही दिन 10 मई को मेरठ के सिपाहियों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया, अपने साथियों को आजाद कराया और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ चल पड़े। और जैसे ही ये विद्रोही दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, ये विद्रोह जंगल की आग की तरह पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो गंगा का मैदानी इलाका बना। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, ये सब शहर बगावत के बड़े गढ़ बन गए। इससे पता चलता है कि ये विद्रोह कितना फैला हुआ था। हाँ, ये भी सच है कि दक्षिण और पूर्वी भारत के हिस्से इससे काफी हद तक अछूते रहे। इस विद्रोह की कमान स्थानीय नेताओं के हाथ में थी। दिल्ली में असली ताकत जनरल बख्त खान के पास थी। कानपुर में नाना साहेब थे तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में वीर रानी लक्ष्मीबाई थीं और बिहार में तो 80 साल के कुंवर सिंह ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर रखा था।
बहादुर शाह जफर को सम्राट बनाना सिर्फ एक दिखावा नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। इतने सालों के मुगल शासन की वजह से वो भारत की राजनीतिक एकता का एक प्रतीक बन चुके थे। उनके नाम के सहारे अलग अलग इलाकों के विद्रोही एक झंडे के नीचे जमा हो सकते थे। अपनी शुरुआती कामयाबियों और लोगों के जबरदस्त समर्थन के बावजूद ये विद्रोह आखिरकार कुचल दिया गया। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, विद्रोहियों की हार की एक बड़ी वजह थी ताकत और संसाधनों का फर्क। एक तरफ थे हमारे विद्रोही, जो बहादुरी से तो लड़े, लेकिन अक्सर उनके हथियार तलवारें और भाले ही होते थे। और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिनके पास बेहतर एनफील्ड राइफलें थीं। विद्रोहियों के बीच कोई तालमेल नहीं था, जबकि अंग्रेज इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के जरिए तेजी से खबरें भेज सकते थे। उनके पास एक सेंट्रल कमांड थी और एक पूरे साम्राज्य के संसाधन थे। और भी कई कमजोरियां थीं। जैसा कि हमने बात की, विद्रोह पूरे देश में नहीं फैला। ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम जैसी बड़ी रियासतों ने तो अंग्रेजों का ही साथ दिया। उस वक्त के पढ़े लिखे भारतीय भी इस विद्रोह से दूर रहे। उन्हें लगा कि ये एक पिछड़ा हुआ कदम है। और शायद सबसे बड़ी बात, विद्रोहियों के पास भविष्य के लिए कोई एक ठोस प्लान नहीं था कि अंग्रेजों के जाने के बाद क्या होगा। इस विद्रोह को बहुत ही बेरहमी से कुचला गया। उस समय की ब्रिटिश सोच का अंदाजा एक मशहूर कार्टून से लगता है। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने थोड़ी नरमी बरतने की बात की, तो ब्रिटिश प्रेस में उनका मजाक उड़ाया गया। कैनिंग की दया नाम के इस कार्टून में उन्हें एक विद्रोही सिपाही के सर पर हाथ फेरते हुए दिखाया गया, जबकि वो सिपाही हाथ में खून से सनी तलवार लिए खड़ा है। ये दिखाता है कि ब्रिटिश जनता सिर्फ और सिर्फ बदला चाहती थी। 1857 का विद्रोह भले ही नाकाम रहा, लेकिन इसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। इसके जो नतीजे हुए वो बहुत गहरे और लंबे समय तक रहने वाले थे। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी इंग्लैंड की महारानी के शासन में आ गया। 1858 में एक नया कानून पास हुआ और गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय भी कहा जाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। 1858 में महारानी विक्टोरिया की तरफ से एक घोषणा पत्र जारी किया गया। ये एक तरह से भारतीय राजाओं और जनता को शांत करने की कोशिश थी। इसमें वादा किया गया कि अब किसी राज्य को हड़पा नहीं जाएगा, राजाओं के अधिकारों का सम्मान होगा, सबके धर्म की आज़ादी होगी और सरकारी नौकरियों में भी बराबरी का मौका मिलेगा। खैर, ये आखिरी वादा ज्यादातर कागजों पर ही रहा। सेना में बहुत बड़े बदलाव किए गए। भारतीय सिपाहियों की संख्या घटाई गई और यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। बंगाल आर्मी में तो हर 2 भारतीय सैनिकों पर एक यूरोपियन सैनिक तैनात कर दिया गया। तोपखाने जैसे जरूरी विभाग पूरी तरह से यूरोपियन के हाथ में दे दिए गए और भर्ती में भी लड़ाकू जातियों जैसे कि पंजाबी, गोरखा और पठानों को तरजीह दी जाने लगी, जिन्होंने विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। और शायद सबसे बड़ा बदलाव आया सोच में। अंग्रेजों ने अब खुलकर फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली। उन्होंने जानबूझकर भारत के अलग अलग धर्मों, जातियों और समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, ताकि भविष्य में कभी भी सब मिलकर ऐसी बगावत ना कर सकें। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि 1857 सिर्फ एक नाकाम बगावत थी या फिर ये उस लंबी लड़ाई की पहली चिंगारी थी, जिसकी आखिरी मंजिल 1947 की आज़ादी थी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विद्रोह की जटिल विरासत को दिखाता है। एक ऐसी घटना जो शायद अपने उस वक्त के मकसद में तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन जिसने आने वाले कल के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की नींव जरूर रखी।